So, hey, my legal grannies, hope you all are doing well and good in your life. So, this is Dolly Gupta and welcome to Legal Gyan Dolly. So, अब हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ लिया था हमने क्या क्या पढ़ा था हमने यूनिट 1 पूरी कंप्लीट कर ली थी एंड हमने क्या किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 को पूरा कंप्लीट देख लिया था उसके कॉजेज इम्पैक्ट एंड कैसे वो रिवॉल्ट सप्रेस हुआ था हमने ये सब देख लिया था। अब हम यूनिट 2 के बाकी पार्ट्स को पढ़ते हैं यानी कि ब्रह्मो समाज, आर्य समाज एंड रामकृष्ण मिशन। सो लेट्स बिगिन विथ क्या कहते हैं ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज वो किस पे बेस्ड था? वो रिफॉर्मिस्ट जो मैंने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था आपको रेनेसेंस वाले में कि टाइप्स ऑफ रेनेसेंस यानी कि रेनेसेंस जो क्या कहते हैं रिबर्थ होता है यानी कि हमें किस चीज़ को रिफॉर्म लेके आना है तो फिर वो रिफॉर्म कितने प्रकार के होते हैं। रेनेसेंस का लिटरल मीनिंग रिफॉर्म होता है। तो रिफॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरीके के लोग होते हैं? 2 तरीके के मैंने लोग बताते हैं, एक होते हैं रिफॉर्मिस्ट और एक होते हैं रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट कहते हैं कि हम एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो अप करेंगे रेदर देन अडॉप्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन एंड वेस्टर्न कल्चर। एंड रिवाइवलिस्ट रिफॉर्मिस्ट वही कहते हैं, रिफॉर्मिस्ट कहते हैं कि हम हर चीज़ के पीछे रीजन एंड रैशनैलिटी ढूंढेंगे, हम वेस्टर्न एजुकेशन को एंड वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा थोड़ा फॉलो करेंगे। तो फिर ये जो किस पे बेस्ड था ब्रह्मो समाज, वो रिफॉर्मिस्ट पे बेस्ड था। कब आता है हमारे ये? तो फिर 1828 में आता है। इसके फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। एंड इसकी लोकेशन इस ब्रह्मो समाज को कहाँ पे स्टेब्लिश किया जाता है? बंगाल के कलकत्ता में। राजा राम मोहन रॉय को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्यों? क्योंकि वो हर चीज में रीजन एंड रैशनैलिटी ढूंढते थे। एंड जो इस ब्रह्म समाज की क्या क्या आइडियोलॉजीज थे, तो फिर वो आइडियोलॉजीज ये किसके अगेंस्ट थे? अननेसेसरी रिचुअल्स के अगेंस्ट थे, मूर्ति पूजा या आइडियल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, पर्दा सिस्टम के खिलाफ थे, पॉलीगैमी यानी कि एक से ज्यादा शादियां होना होती है तो फिर वो इसके खिलाफ थे, पॉलिथिज्म के खिलाफ थे, कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ यानी कि जो कास्ट अनटचेबिलिटी होती है तो फिर ये सब इन सब चीज़ों के खिलाफ थे, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, सती प्रथा के खिलाफ थे। ये सपोर्ट करते किस किस चीज़ों को? वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं और विडो रिमैरिज को ये सपोर्ट करते हैं। इनके एफर्ट्स की वजह से जो एक्ट ऑफ बैनिंग सती वॉज पास्ड। तो फिर इनके एफर्ट्स की वजह से विलियम बेंटिक 1829 में एक एक्ट लेके आता है जो कि बैन करता है सती को और जिससे इलीगल कहता है। और ये जो ब्रह्मो समाज कहाँ पे एक्टिव था? ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। 1866 में ब्रह्मो समाज स्प्लिट हो जाता है, ओरिजिनल ब्रह्मो समाज एंड आर्टिफिशियल ब्रह्मो समाज। आर्टिफिशियल ओरिजिनल ब्रह्मो समाज कहता है कि हम इन चीज़ को अगेंस्ट हैं एंड सपोर्ट करेंगे हम ये सब चीज़ें, एंड हम ये जो आर्टिफिशियल ब्रह्मो समाज है तो फिर हम अडॉप्ट करेंगे वेस्टर्न कल्चर को, ये सब कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं राजा राममोहन रॉय की। तो फिर ये क्या थे? राजा राममोहन रॉय सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के एक लीडर थे और इन्हें टाइटल मिलता है राजा का किसके द्वारा? अकबर टू के द्वारा, जो कि मुगल किंग थे बंगाल से। तो फिर ये जो राजा राममोहन रॉय है इनके एफर्ट की वजह से क्या क्या अबॉलिश होता है? सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज अबॉलिश होती है। और राजा राममोहन रॉय का कहाँ पे जन्म होता है? उनका जन्म होता है ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स फैमिली में जो कि राधानगर बंगाल में थी। ठीक है। एजुकेशन इन्होंने क्या 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 पढ़ाई कर रखी थी? तो फिर इन्होंने पढ़ाई कर रखी थी, पर्शियन एंड अरेबिक पढ़ रखी थी कुरान पढ़ने के लिए, और इन्होंने संस्कृत भी पढ़ी थी बनारस में। तो फिर वेद, उपनिषद एंड पुराण। पुराण अलग चीज़ है एंड कुरान अलग चीज़ है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये वर्क करते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, ये वर्क करते हैं। और ये इनकी आइडियोलॉजी क्या क्या थी? ये इन्फ्लुएंस थे वेस्टर्न मॉडर्न थॉट से। एंड ये कहते हैं कि हर चीज़ के पीछे रीजन एंड रैशनैलिटी ढूंढो, मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच करो एंड सोशल इक्वालिटी की को ये प्रमोट करते हैं। और ये किसके अपोज थे? ये कास्ट सिस्टम के अपोज थे। एक भगवान होता है तो फिर मतलब ये कहते हैं, इनका ये भी बिलीव था कि जो एक भगवान को मानता है तो फिर वो एकदम प्योर है, एकदम प्योरीफाई इंसान है, ठीक है। ये सब इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। इनकी आइडियोलॉजी क्या कहती है? ये किसके अगेंस्ट थे? तो फिर ये अगेंस्ट थे मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, रिजिडिटी यानी कि जो अनटचेबिलिटी के साथ गलत चीज़ होते हैं ये सब के इन सब के खिलाफ थे, मीनिंगलेस रिचुअल्स के खिलाफ थे, सोशल इविल्स के खिलाफ थे। और इनकी डेथ कब हो जाती है? 23 सितंबर 1833 में इनकी डेथ हो जाती है। और यस, वन इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये क्या पब्लिश करते हैं? तोहफत उल मुहाउद्दीन, इनकी ये एक बुक है, यानी कि ये वो गिफ्ट है जो मतलब एक भगवान को में अपना बिलीव रखते हैं तो फिर ये बुक उनके लिए तोहफे की तरह है। तो फिर जिसका नाम क्या रहता है? तोहफत उल मुहाउद्दीन, ठीक है।
अब हम आर्य समाज देखते हैं, तो फिर आर्य समाज, ये जो ब्रह्म समाज था, ये तो क्या कहते हैं, रिफॉर्मिस्ट वाला था। आर्य समाज क्या था? आर्य समाज रिवाइवलिस्ट वाला था, यानी कि हमें रिवाइज करना है ओल्ड इंडियन ट्रेडिशन को। तो फिर ये कब स्टेब्लिश होता है? 1875 में। और ये आर्य समाज को क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सोसाइटी ऑफ नोबल्स, नोबल पर्सन्स। ठीक है। अभी इसके फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। एंड इसकी लोकेशन क्या थी? तो इनिशियली इनका जो हेडक्वार्टर था, ये जो कहाँ पे स्टेब्लिश होता है, बॉम्बे में। लेकिन इसका जो लेटर हेडक्वार्टर, मतलब बाद में ये जो इनका जो हेडक्वार्टर था वो लाहौर में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये लिखा, लाहौर में, लाहौर में शिफ्ट हो जाता है। और ये मॉडर्न हिंदुइज्म की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हमें वेदास भी पढ़ने चाहिए। किसके अगेंस्ट थे? ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स के अगेंस्ट थे, मतलब कि आइडोलेट्री वर्शिप, यानी कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, इन सब के खिलाफ थे। पॉलीथिज्म, यानी कि एक से ज़्यादा भगवान में मानने पर भी ये खिलाफ थे। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे। प्रीस्टहुड, यानी कि अगर हमें भगवान के पास तक पहुंचना है तो फिर हमें किसी क्या कहते हैं, पंडित गुरु की ज़रूरत नहीं है, किसी मौलाना की ज़रूरत नहीं है। हमें भगवान की आस्था अपने मन से करनी चाहिए, ये ऐसी चीज़ें कहते थे। एनिमल सैक्रिफाइस, यानी कि अगर कोई बलि चढ़ाता है, यानी कि जैसे कि बंगाल में बलि चढ़ती है माँ दुर्गा के आगे, तो फिर ये इन सब चीज़ों के खिलाफ थे। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो फिर मर्जी हो तो लिख के आ जाना। ठीक है, वैसे आंसर वैसे अच्छा दिखेगा। मेजर फॉलोइंग इनकी कहाँ कहाँ पे थी? इनकी थी नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया में थी। एंड सत्यार्थ प्रकाश, ये एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि लाइट ऑफ ट्रुथ। इनका विजन क्या था? कि ये क्लासलेस, कास्टलेस एंड एक, हमारा जो इंडिया है वो एकदम कास्टलेस, क्लासलेस एंड एकदम यूनाइटेड इंडिया बन के रहे। और ये 60 अदर बुक्स लिखते हैं अपने लाइफ स्पेन में, यानी कि दयानंद सरस्वती जी 60 दूसरी बुक्स भी लिखते हैं अकॉर्डिंग टू आर्य समाज। तो फिर ये इनके हिसाब से भगवान कैसे हैं? और वो एकदम ज्ञानशील हैं। उनके ऊपर कोई नहीं है, उनका कोई आदि, उनका कोई अंत नहीं है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, उनका कोई फॉर्म, यानी कि उनका कोई आकार नहीं है। वो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, बुद्धिमान है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सबको क्या कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सबके ऊपर दया रखते हैं। भगवान ऐसे हैं। और वेदा को कहते हैं कि ये जो वेदा है वो इसी में हमारा क्या कहते हैं, पूरी दुनिया भर का ज्ञान है, यही एकदम ट्रू नॉलेज है, ट्रू ट्रू लर्निंग है। जो वेदा समझ गया तो फिर वो उसे उसको दुनिया का हर चीज़ का ज्ञान है। ठीक है, तो धर्म, और ये धर्म को, मतलब धर्मा जो होता है हमारा, तो फिर वो कहते हैं कि ये जो धर्मा है वो हमें गलत और सही करने का सही चीज़ों का डिफरेंस करना बताता है। ये प्रमोट करते हैं स्पिरिचुअल, यानी कि भगवान में आस्था रखना। और क्या कहते हैं कि ये प्यार करना ठीक है। राइटनेस, यानी कि हमें हमेशा हर वक्त हमें सही का साथ देना चाहिए, जस्टिस के साथ थे ये कहते हैं कि हमें सबका भला करना चाहिए, सोशल गुड फॉर एवरीवन, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई। दयानंद सरस्वती के बारे में अब हम पढ़ते हैं, तो फिर इनका रियल नेम क्या था? इनका नाम था मूल शंकर तिवारी। जिनका जन्म कब होता है? दयानंद सरस्वती जी का 12 फरवरी 1824 में इनका जन्म होता है। और ये क्या कहते हैं, ये सोशल लीडर थे, फिलोसफर थे, और रिफॉर्म मूवमेंट थे इन वैदिक धर्म। ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए है, और इस्टेब्लिश करते हुए आर्य समाज ये बिलीव करते हैं इक्वल राइट्स में और अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के बारे में। ये इन्हें टाइटल दिया जाता है महर्षि का, और ये रीस्टेब्लिश, और ये चाहते थे कि जो वेदास की टीचिंग है वो रीस्टेब्लिश हो। और ये अपने लाइफ में ये 60 बुक्स लिखते हैं। और इनकी डेथ कब हो जाती है? 1883 में इनकी डेथ हो जाती है। अब रामकृष्ण मूवमेंट मिशन हम पढ़ेंगे, तो फिर ये रिवाइवलिस्ट वाला अगेन मिशन आता है। तो फिर एंशिएंट इंडिया में ये आता है। और वेस्टर्न मॉडर्न कल्चर, ये मतलब एंशिएंट इंडिया, हमें जो एंशिएंट इंडिया यानी कि वेदा पुराना और उपनिषद वाली चीज़ों का हमें पढ़ना चाहिए, प्लस हमें वेस्टर्न मॉडर्न कल्चर को भी अपनाना चाहिए, यानी कि हमें सेक्युलर भी होना चाहिए। इसके फाउंडर कौन थे? स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता इनका रियल नाम था। 1892 में ये इस्टेब्लिश करते हैं रामकृष्ण मिशन, कलकत्ता में, और बंगाल के कलकत्ता बेलर वाले एरिया में। इनका एम क्या था कि ये जो इनके टीचर थे रामकृष्ण परमहंसा, तो फिर ये रामकृष्ण परमहंसा इनके टीचर थे स्वामी विवेकानंद जी के। तो फिर ये इन्हीं की टीचिंग को प्रमोट करते हैं। ये किसके अगेंस्ट थे? ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे। और इनका बिलीव क्या था? इक्वालिटी में इनका बिलीव था
ये रिलीजन एंड यूनिवर्सलिटी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमें वेदांता पढ़नी चाहिए। और इनके हिसाब से जो क्या कहते हैं गॉड है, जो मतलब भगवान है, वो क्या ऐसे हैं, दरिद्र नारायण, यानी कि अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो इसका मतलब हम सबकी सेवा, यानी कि सब ह्यूमन बीइंग की सेवा हो रही है। तो ये ऐसी चीजें कहते थे। 1893 में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, कहाँ पर, चिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, जो जिसमें जाते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी, और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और प्रमोट करते हैं फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म की फिलोसफी को प्रमोट करते हैं, और जिसका फेथ क्या रहता है, उनका फेथ रहता है कि सारे जो रिलीजन है हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सारे रिलीजन इक्वल हैं। और ये कहते हैं कि जो भी डिफरेंट रिलीजन्स है वो उनका देखने का नजरिया अलग है, लेकिन वो भगवान, अगर हम अलग अलग रिलीजन को देखें तो फिर उनके पास पहुंचने का तरीका अलग है। लेकिन अगर वो अलग अलग चीजों में भी अपना टाइम, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते तो हम एक ही भगवान के पास जाएंगे। ठीक है। इनकी प्रिंसिपल क्या थी, लिबरेशन, यानी कि हमें भगवान के पास जाना है एट द एंड ऑफ द लाइफ। एंड ये 4 योग बताते हैं हमारे जीवन शैली के। तो फिर क्या, कौन कौन से वो 4 योग है, जन्म योग, भक्ति योग, कर्म योग एंड राजयोग। ठीक है। ये हारमोनी हमारा हर सारे रिलीजन एक जैसा, सेक्युलर एंड सैक्रेड चीजों की बात करते हैं। ये अवतारहुड, ये अपने आप को कहते हैं कि मैं जो हूँ वो किसका अवतार हूँ, रामकृष्ण जी का मैं अवतार हूँ। ठीक है। यहाँ पे अब हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई। 11 मिनट मैंने यार 3 क्वेश्चन पढ़ा दिए कॉन्टिन्यूसली। अब पढ़ते हैं हम क्या क्या क्या। यूनिट 3, लेट्स बिगिन विथ यूनिट 3। कहाँ गया, आ गई, यस, उसके बाद है। हाँ, तो यूनिट 3 है इमरजेंसी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो कि मिड 19th सेंचुरी में आती है। नेशनलिज्म को पढ़ने से पहले हमें उसकी नेशनलिज्म के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेशनलिज्म का मतलब होता है फीलिंग ऑफ यूनिटी अमंग पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि एकता की फीलिंग हमारे इंडियन लोगों के बीच में, जब अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। एंड हमें एक डिजायर होनी चाहिए, हमारे एक विजन होनी चाहिए कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया के लिए एक सेल्फ गवर्नमेंट आनी चाहिए। ये मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म को, मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म अरोज एज अ रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो फिर जो मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म है वो अरोज कैसे अराइज हुई, तो रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के ऐसे में अराइज हुई। ये टर्न करते हैं, ये जो नेशनलिज्म था ये हमारे इंडिया को सेपरेट रीजन से, जो कि अलग अलग जो हमारा सेपरेट रीजन था, मतलब क्या कहते हैं, ब्रिटिश इंडिया था और प्रोविंसेस वाला था, तो फिर वो सेपरेट से एक एक वो उसमें लेके आता है, एक छत के नीचे लेके आता है। अब रीजंस, कॉजेज या फैक्टर्स कह लो नेशनलिज्म के, क्या क्या आते हैं, तो फिर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, यानी कि जो ब्रिटिश रूल था वो उन्होंने क्या कर रखा था, वो उन्होंने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश कर रखा था, जिससे कि सबकी प्रॉब्लम्स, अगर कह लो अगर सबकी प्रॉब्लम एक जैसी है तो फिर सारे लोग एक जैसे इकट्ठे हो जाएंगे, और वो अपनी प्रॉब्लम्स, उनकी अगर प्रॉब्लम्स सेम है तो फिर वो अपने सॉल्यूशन भी एक तरीके से निकालेंगे। ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं जो ब्रिटिश रूलर्स, तो फिर वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि रेलवे ट्रांसपोर्ट को जब लेके आते हैं अपने खुद की पर्पस के लिए, तो फिर इंडिया लोग, ऐसे इंडियन पीपल्स जो थे वो कनेक्ट होते हैं, यानी कि पंजाब एंड बिहार के लोग अगर कनेक्ट होते हैं और उनकी प्रॉब्लम अगर सेम है और वो चाहते हैं, उनका विजन भी सेम है, तो फिर वो उनके में नेशनलिज्म, यानी कि क्या कहते हैं, देशभक्ति की फीलिंग आएगी ही आएगी, ये जाहिर सी बात है। तो फिर इनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एक ये रीज़न भी था कि नेशनलिज्म का अराइज होना। एक तो मैंने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, यानी कि मेहरबानी हो हमारे ब्रिटिश राज की, जिसने हमारा, मतलब अगर एक पंजाब के लिए वो रूल सेम है तो फिर वो तमिलनाडु के लिए एंड बिहार के लिए भी वो सेम है, तो फिर जिसकी वजह से सबकी प्रॉब्लम सेम, सबका विजन सेम। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जब ये लेके आए तो फिर इंडिया के लोग कनेक्ट होते हैं, जो कि कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सेम है, हमारा सॉल्यूशन हम सेम लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे विजन भी सेम है। तो इसकी वजह से लोग एकजुट होते हैं, यूनाइट होते हैं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपना मूवमेंट स्टार्ट करने की सोचते हैं। ठीक है। फिर इकोनॉमिक, एक रीज़न है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि हमारी जो वेल्थ थी, हमारा क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट होता था, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाता था चीप रेट पे और इम्पोर्ट किया जाता था फिनिश गुड को एक्सपेंसिव रेट पे, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी, हमारी इंडियन इकोनॉमी, वो कोलैप्स हो गई। हैंडलूम क्या कहते हैं, पूरे डिस्ट्रॉय हो गए और हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आया ही नहीं था, क्योंकि एजुकेशन ही नहीं थी। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे स्टार्ट हो गई, यानी कि हमारे वही हैंडलूम वाली इंडस्ट्री वो जो थी
वो पूरी डी इंडस्ट्रियलाइज हो गई। हाई टैक्सेस थे हमारे ऊपर, हमें ऐसे इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। फेमिन्स यानी कि भुखमरी, गरीबी थी, जिससे कि लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो फिर वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो फिर जो दादा नरोजी थे, तो फिर वो क्या कहते हैं, ड्रेन वेल्थ की थ्योरी देते हैं, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो हमारे इंडियन वेल्थ है वो कहाँ पे बह रहा है, कहाँ पे ड्रेन आउट हो रहा है, हमारे ब्रिटेन में ड्रेन आउट हो रहा है। वो और बाकी क्या रीज़न थे, कॉजेज़, मतलब क्या रीज़न थे जिससे कि नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ी। तो फिर इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड आइडिया। तो फिर जब अगर लोग लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म पढ़ेंगे, तो फिर उनकी थिंकिंग में चेंज आएगा। तो फिर वो गलत और एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि राइट एंड एक्सप्लॉइटेशन के बीच में क्या कहते हैं, डिफरेंस करना सीखेंगे। तो फिर ये जो एक मॉडर्न एजुकेशन की वजह से एक एजुकेटेड मिडिल क्लास हमारी इंडिया में इस्टेब्लिश होती है, जो कि राइट्स एंड एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बात करती है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो फिर ये भी थे जो कि हमने अभी सेकंड यूनिट पढ़ा है, राजा राम मोहन राय, जो कि क्या लेके आते हैं, ब्रह्मो समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। तो फिर ये भी हमारी क्या कहते हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग को अराइज करते हैं। रिमूव होता है इससे सोशल लेवल्स एंड रिवाइव होता है हमारे प्राइड इन इंडियन कल्चर। मतलब कि जब हमारे सोशल लेवल्स खत्म होंगे और हम अपने पास्ट को पढ़ेंगे, हम लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस को पढ़ेंगे, तो फिर हमें क्या कहते हैं, राइट्स एंड जस्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन के बारे में हमें पता चलेगा। और अगर हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर हमें उसकी ग्लोरी के बारे में पता चलेगा, मतलब वो कितना सुंदर है उसके बारे में पता चलेगा। और जो प्रेस एंड लिटरेचर थी, यानी कि स्प्रेड नेशनल आइडियाज इन लोकल। तो जो क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर और लिटरेचर, यानी कि जो बुक्स आ रही थी, तो फिर वो भी लोगों में क्या कहते हैं, एक नेशनलिज्म, यानी कि देशभक्ति की भावना जागरूक होती है लोगों के बीच में। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पूरा इंडिया हमारे इससे बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि हमें रेशियली अब्यूज़, यानी कि हमें काला और गोरा के उसमें अब्यूज़ किया जाता था, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली एंड कल्चरली हमें हैरेस किया जाता था। तो इसकी वजह से भी हमारी ये प्रॉब्लम सेम थी। एक लोग इस लेवल पे भी कनेक्ट कर पा रहे थे कि हमारी प्रॉब्लम सेम है, सॉल्यूशन भी हमें चाहिए। तो फिर इसकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। अब लोग भी प्रॉब्लम सेम है, सॉल्यूशन भी चाहते हैं। अब दो तरीके के लोग आते हैं, जैसे कि मैंने रिफॉर्मिस्ट बताया था और रिवाइवलिस्ट। तो फिर एक होते हैं मॉडरेट्स और एक होते हैं एक्सट्रीमिस्ट। तो फिर मॉडरेट्स वो होते हैं जो कि सॉफ्ट, पोलाइट और क्या कहते हैं, नॉन वायलेंट होते हैं। तो फिर ये इनका मॉडरेट्स का नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट, पोलाइट एंड नॉन वायलेंट, यानी कि ये दंगे वंगे या फिर मारकाट करने वाले नहीं थे। ये एकदम सॉफ्ट, पोलाइटली अपनी बात रखते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे। ठीक है, इनका ये ऐसा नेचर था। और इनका पीरियड क्या कहाँ से कहाँ तक मेंशन है, 1885 से 1905, यानी कि 15 और 20 साल का इनका पीरियड है। ये सॉफ्ट एंड पोलाइट होते थे। और इनके लीडर्स कौन कौन थे, तो इनके लीडर्स का नाम है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू सी बनर्जी। इनका एम क्या था, इनका कि सेल्फ गवर्नमेंट हमारे ब्रिटिश एम्पायर में, यानी कि पूरे इंडिपेंडेंस ना आए, लेकिन जो हमारा क्या कहते हैं, मेन गवर्नमेंट है, तो फिर वो हम इंडियंस के हाथ में आ जाए। वो पूरी इंडिपेंडेंस की बात नहीं चाहते थे, बात नहीं करते थे। और ये कहते थे हम ये जो रिफॉर्म्स लेके आए, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स लेके आए, हमारे क्या कहते हैं, इंडियन पार्टिसिपेशन को एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि क्या कहते हैं, सत्ता में हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का और ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इनका मेथड क्या था, ये कॉन्स्टिट्यूशनली एंड पीसफुली बात करते थे, यानी कि ये प्रेयर करते थे, पेटिशन करते थे और प्रोटेस्ट भी करते थे नॉन वायलेंट तरीके से। ये पास करते थे रिजोल्यूशन को और मेमोरियल्स भेजते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इनका बिलीव क्या था, इनका बिलीव था कि ये जो ब्रिटिशर्स हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, अगर हम इन्हें क्या कहते हैं, पोलाइटली बात करेंगे, हम इनको पेटिशन और प्रेयर करेंगे, तो फिर ये हमारे चीज़ों को मानेंगे। एंड लिबरलिज्म thought British would grant reforms if convicted by logic and facts। फिर ये कहते थे कि अगर हम ब्रिटिशर्स के सामने रिफॉर्म्स की बात करेंगे और लॉजिक एंड फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो फिर ये रिफॉर्म्स ज़रूर लेके आएंगे। इन्होंने क्या क्या अचीव किया था, इन्होंने अचीव किया था इकोनॉमिक ड्रेन, मतलब जो मैंने अभी दादा भाई नौरोजी की ड्रेन वेल्थ वाली थ्योरी बताई थी। तो फिर इन्होंने इकोनॉमिक को ऐसे ड्रेन आउट होते हुए देखा था। और इन्होंने डिमांड की थी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की, यानी कि जो यूपीएससी के एग्ज़ाम होते थे उस समय पे, तो फिर उसमें उन्होंने डिमांड की थी। तो फिर उनके डिमांड को
क्या कहते हैं रेज़ किया जा गया था, इस डिमांड को सुना गया था। पॉलिटिकल अवेयरनेस आई लोगों के बीच में और ऑल इंडिया मूवमेंट का इन्होंने फाउंडेशन रखा। अब ये इसके डिमेरिट्स क्या हैं? मॉडरेट्स के तो फिर इनके डिमेरिट्स हैं कि इनकी स्लो अप्रोच थी और फेथ इन ब्रिटिश, और ये ऐसा मानते थे कि ब्रिटिशर्स जो है उनका भला करेंगे एंड इग्नोर्ड मासेस। तो फिर ये और काफ़ी लोगों ने मतलब कि मॉडरेट्स का साथ नहीं दिया था। तो ये इसके मेजर डिमांड्स हैं, आप ये सब पढ़ लेना, ठीक है? यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। एक्सट्रीमिस्ट, तो फिर एक्सट्रीमिस्ट क्या थे? रोज ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन विद स्लो मॉडरेट मेथड। तो फिर ये एक्सट्रीमिस्ट एकदम वायलेंट होते थे, ये मारकाट वाले होते थे और फुल इंडिपेंडेंस की बात करते थे, इनका नेचर ऐसा था। तो फिर इसके की फीचर्स क्या है? इसमें कौन 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 से 3 मेन लीडर्स हैं? लाल, बाल एंड पाल, यानी कि लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र, लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब एंड बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम बंगाल। और इसके एक और लीडर थे औरोबिंदो घोष। इनका एम क्या था कि हमें स्वराज यानी कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए विद फुल इंडिपेंडेंस, एंड हमें ये जो ब्रिटिश रूल है ये एकदम फुल्ली खत्म हो जाए। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि वायलेंट होते थे, एग्रेसिव होते थे, गुस्से वाले होते थे, और ये बॉयकॉट करते थे फॉरेन गुड्स को और प्रमोट करते थे स्वदेशी को, ये नेशनल एजुकेशन को बॉयकॉट करते थे, मास मोबिलाइजेशन यानी कि बहुत ज़्यादा ये क्या कहते हैं रैली वैली निकालते थे, और क्या कहते थे क्या कहते हैं जो तिलक थे वो क्या कहते थे, जो स्वराज है वो हमारा बर्थ राइट है। और इनका बिलीव क्या था? इनका बिलीव ब्रिटिश डेस्टिनेशन में बिल्कुल नहीं था, एंड ये कहते थे आत्मशक्ति यानी कि आत्मनिर्भर भारत बने, यानी कि सेल्फ रूल और विद कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया के लिए आए। तो फिर ये क्या कहते थे? एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो कहते थे कि हमारा जो इंडियन कल्चर है या जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है तो वो एकदम हमें इंस्पायर कर रही है। जो हमारी सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसमें देख लो हम लोग उस समय पे हम पे कोई रूल नहीं करता, तो हम लोग कितने वेल एस्टेब्लिश थे क्योंकि हमारे उस समय पे ईंटों के मकान हुआ करते थे, और ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था। इनके स्लोगन्स क्या क्या थे? तो ये बॉयकॉट करते थे, बॉयकॉट मूवमेंट इनके चलाते थे, स्वदेशी एंड मास मूवमेंट को चलाते थे, एंड टर्न नेशनलिज्म मास बेस्ड। एंड इन इसकी लिमिटेशन क्या थी? लैक ऑफ यूनिटी, मतलब लोगों में एकता की बहुत ज़्यादा कमी थी, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इसे रिप्लेस कर देती थी, और स्प्लिट आया हमारा कांग्रेस में ड्यू टू सूरत इन 1907। अभी ये इसकी कॉजेज आप पढ़ लेना, कॉजेज ऑफ राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ये पढ़ लेना। द फेलियर ऑफ मॉडरेट्स, यानी कि जब मॉडरेट्स क्या कहते हैं अपनी मतलब सेल्फ रूल लाने में फेल हो गए, तो फिर इसकी वजह से ये एक्सट्रीमिस्ट का राइज हुआ, और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते, वेरी डिस्टर्ब विद लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की जो ब्रिटिश लेके आ रही थी, तो फिर ये इसके खिलाफ थे और ये बॉयकॉट करते थे और प्रमोट करते थे स्वदेशी को। तो ये सब था, एंड इनका मेथड देख लेना आप, ठीक है? अब मेरे को 5th यूनिट नहीं, अभी तो ये पढ़ाना है यार। इसका है ना, आप वहाँ से पढ़ लेना। मैं इसकी इन 3 मूवमेंट्स की मैंने अच्छे से वीडियो बना रखी है, ज़्यादा नहीं, बस 15 मिनट की वो वीडियो है। मेरे चैनल पे जाकर मैं इसे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूँगी, तो फिर आप वहाँ से देख लेना, ठीक है? बाकी अब मैं रीजनलिज्म एंड टेररिज्म, कम्युनलिज्म ये सब कंप्लीट कराऊँ आपका, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है यार। तो रीजनलिज्म क्या होता है? रीजनलिज्म जैसे हमें पता है कि हमारे जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है विद डाइवर्स कंट्री, मतलब डाइवर्स कंट्री है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेज है, कल्चर है, रिलीजन है, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी एकदम अलग है। तो इस डाइवर्सिटी की वजह से लोगों में ये जो रीजनल फीलिंग है एकदम से डेवलप होती है। अब रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है? रीजनलिज्म का मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टुवर्ड्स वंस ओन रीजन रेदर देन द नेशन एज अ होल, यानी कि एक किसी पर्सन की अपने जहाँ से वो आया है, यानी लेट्स सपोज मैं बिहार से आई हूँ, तो फिर मेरी उसकी बिहार से ज़्यादा अटैचमेंट होगी, वो फीलिंग होगी कि मेरी बिहार से ज़्यादा अटैचमेंट है, तो फिर
वो चीज़ को मैं प्रमोट करूँगी रेदर देन इंडियन नेशन एज अ होल। तो फिर ये क्या कहते हैं कि मैं अपने कॉमन आइडेंटिटी यानी कि मैं अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को प्रमोट करूँगी, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करूँगी, हिस्ट्री को प्रमोट करूँगी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ यानी कि मैं बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ, तो फिर मैं उसे प्रमोट करूँगी एंड belonging by people belonging to a particular geographical region when people give जब people मतलब जब लोग अपनी प्रायोरिटी देने लगे रीजनल आइडेंटिटी को ओवर नेशनल आइडेंटिटी, तो फिर इसे क्या कहते हैं, हम रीजनलिज्म कहते हैं। ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया, तो फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कॉलोनियल रूट्स, अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था प्रिंसली स्टेट्स का एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस का। तो फिर ये मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे और प्रिंसली स्टेट थे, तो फिर हमारा अनइक्वल ट्रीटमेंट करते थे और जो कुछ रीजन्स का डेवलपमेंट हो पाता था एंड कुछ रीजन्स का नहीं हो पाता था, तो फिर इसकी वजह से इकोनॉमिक इम्बैलेंस हुआ। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे, तो फिर इसकी वजह से भी लोगों में क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा नफरत, रीजनलिज्म की फीलिंग आती है। और ब्रिटिश पॉलिसीज जो अलग अलग पॉलिसीज आई थी, तो फिर इसमें इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्पैरिटीज आती हैं। फिर सेकंड रीजन क्या है रीजनलिज्म का बढ़ने का, तो फिर वो द्राविडन मूवमेंट जो कि ओरिजिनेट होता है 1940 में, जो कि प्रेजेंट डे तमिलनाडु का पार्ट है। तो फिर इसे कौन द्राविड़ा मूवमेंट होता है एंड नॉन इकोनॉमिक, ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट है और इसे कहाँ पे इनिशियली डिमांडेड सेपरेट द्राविड़ा, तो फिर ये इनिशियली डिमांड करते हैं कि हमें सेपरेट द्राविड़ा नाडु यानी कि हमें सेपरेट तमिल लोगों के लिए हमें सेपरेट कंट्री चाहिए। तो फिर ये ट्रिगर ये जो डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट 1953 में, इसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ जाती है। फिर आंध्र मूवमेंट कौन करता है, पोटी श्री रामुलु, यार कैसा नाम है इनका, ये फास्ट रखते हैं सेपरेट आंध्र स्टेट के लिए, मतलब कि ये अनशन करते हैं और इनकी डेथ हो जाती है 1952 में। रीजनल मतलब कि ये कहते हैं कि हमारे आंध्र प्रदेश बनना चाहिए जो कि एक सेपरेट क्या कहते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट होगा, और आंध्र प्रदेश फिर ऐसा पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनता है 1953 में। फिर 1953 में ऐसा मतलब पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बन जाता है, तो फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को लेके आया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है, जो कि क्या रिकमेंड करती है कि रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए स्टेट का ऑन लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आता है, पास किया जाता है, और जो लिंग्विस्टिक स्टेट थे वो बहुत ज़्यादा, जो लिंग्विस्टिक स्टेट जो कल तक सपना था वो आज रियलिटी बन चुका था, क्योंकि भाषा के बेसिस पे इसे स्टेट बनाए जा रहे थे। अब नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज की बात करें तो फिर ट्राइबल मूवमेंट 1970 से 80s में हो रहे थे एंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, तो फिर क्या क्या होता है ULFA एंड NINSCN, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ट्राइबल मूवमेंट करते हैं 1970 से 80s में। और ULFA ये भी एक ग्रुप होता है, तो फिर ये किसके लिए करते हैं, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, जिसकी वजह से 1971 में, जो कि क्या क्या बनाता है, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय बनाता है स्टेट्स को, एंड मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वो उन्हें बाद में स्टेटहुड मिलता है। फिर 21st सेंचुरी में डेवलपमेंट होते हैं, 2000 में छत्तीसगढ़ बनता है, MP से, झारखंड बनता है बिहार से, और उत्तराखंड बनता है उत्तर प्रदेश से। फिर 2014 में तेलंगाना बनता है आंध्र प्रदेश से। तो फिर ये 21st सेंचुरी के डेवलपमेंट थे, स्टेट डेवलपमेंट, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा रीजनल फीलिंग लोगों में बढ़ जाती है। फिर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर बट जाता है, जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बनती है और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बनती है। ठीक है, ये रहा। फिर अब प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म हम देखेंगे कि रीजनलिज्म कितने प्रकार के होते हैं। तो फिर बेसिकली रीजनलिज्म होते हैं 5 प्रकार के। सबसे पहला होता है सेक्शनिज्म, तो फिर डिमांड फॉर कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम इंडिया, मतलब सेक्शनिज्म का मतलब होता है कि अगर कोई स्टेट है वो हमारे इंडिया का पार्ट है, तो फिर वो कह रहे हैं कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें कंप्लीट सेपरेशन चाहिए इंडिया से, हमारा जो स्टेट है वो एक एज एन कंट्री वर्ल्ड में रिप्रेजेंट होना चाहिए, वो ऐसे डिमांड करते हैं, तो इसे हम कहते हैं सेक्शनिज्म। सेपरेटिज्म होता है जो कि सेक्शनिज्म से काफ़ी हद तक बहुत अलग है।
तो इसमें कैसी डिमांड की जाती है कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए इंडिया के अंदर। तो फिर जैसे सेपरेट क्या-क्या होता है, पहले उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश पूरा एक एरिया था, तो फिर वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं कि हमें खुद का उत्तराखंड चाहिए, ऐसे ही झारखंड बनता है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ बनता है, तेलंगाना बनता है और क्या बनता है, बोडोलैंड। अभी भी डिमांड्स काफ़ी है, मतलब कि असम में बोडोलैंड डिमांड है, और क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड की डिमांड है, और यूपी एंड एमपी में बुंदेलखंड की डिमांड है। और रीजनल ऑटोनॉमी विद इन स्टेट, तो फिर रीजनल ऑटोनॉमी विद इन स्टेट की ऐसी तीसरा रीजनलिज्म का टाइप है कि हमें क्या कहते हैं, रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए स्टेट के अंदर, यानी कि जो लद्दाख, और इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर पूरा क्या कहते हैं, पूरा एक एरिया था 2019 तक, लेकिन जो लद्दाख है वो कहता है कि हमें खुद की रीजनल स्टेटस चाहिए, तो फिर जिसमें लद्दाख बना दिया जाता है एक यूनियन टेरिटरी 2019 में, ठीक है। फिर डिमांड फॉर फुल स्टेटहुड, कुछ स्टेट जो है वो कहते हैं कि हमें यूनियन टेरिटरी बन के नहीं रहना है, हमें स्टेटहुड चाहिए। तो फिर ऐसे करके जो एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश था, वो 1971 से पहले स्टेटहुड था, तो फिर उसे चेंज करके यूनियन टेरिटरी से हटा करके अब उसे स्टेट कह दिया गया 1971 में। मणिपुर एंड त्रिपुरा को ऐसे ही जो क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरी कह रखा था, तो फिर उसे स्टेटहुड बना दिया गया, सिक्किम को स्टेट बना दिया गया, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश को स्टेट बना दिया गया। और अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें दिल्ली को भी स्टेट बनाना है, लेकिन दिल्ली अभी भी हमारी क्या है, यूनियन टेरिटरी है। अब कॉजेज क्या है रीजनलिज्म के, कॉजेज काफ़ी सारे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल आइसोलेशन, यानी कि जो क्या कहते हैं माउंटेन एरियाज, लेट्स सपोज जो माउंटेन एरियाज के पीपल हैं और जो ट्राइबल बेल्ट वाले पीपल हैं, तो फिर वो एकदम आइसोलेटेड, एकदम जो नॉर्थ इंडियन से और साउथ इंडियन से एकदम सेपरेट रहेंगे, तो फिर उनके खुद की वो अगर मतलब ट्राइबल पीपल का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर जो ट्राइबल पीपल हैं वो हमारे वो एक क्या कहते हैं आदिवासी टाइप के होते हैं, तो वो हमारे नॉर्थ इंडियन के सामने आएंगे और फिर साउथ इंडियन के सामने आएंगे, तो फिर हम उनकी भाषा पे हंसेंगे, हम उन पर हंसेंगे, क्योंकि वो मतलब विदाउट क्लॉथ्स रहते हैं, मतलब पेड़ पत्ते के कपड़े बना के रहते हैं, तो फिर हम उन पर हंसेंगे ही, ठीक है। तो ये था एक हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल आइसोलेशन। इकोनॉमिक इम्बैलेंस, यानी कि क्या कहते हैं अपने रीजन के लिए क्यों लोग एकदम उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, तो फिर इकोनॉमिक इम्बैलेंस भी होता है, यानी कि कुछ एरिया डेवलपमेंट होता है और कुछ अनडेवलप होता है, तो जिससे कि लोग जो अनडेवलप वाले एरिया में रहता है वो कहते हैं कि ये जो सरकार है वो बेकार है, अब हमें मतलब कि हमें इनसे अलग होना चाहिए और हम अपने एरिया को खुद डेवलप कर लेंगे अलग होके, ठीक है। रिच रिसोर्सेज बट अंडर डेवलप्ड रीजन्स, ये रिच रिसोर्सेज की इनके उनके जो रिसोर्सेज है वो रिच रहते हैं, जैसे कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लो, वहाँ पे रिच रिसोर्सेज क्या है, वहाँ पे एप्पल रिच रिसोर्सेज है, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट उतना नहीं है, मतलब डेवलपमेंट है लेकिन उतना नहीं है, अभी हुआ है डेवलपमेंट, ठीक है। लिंग्विस्टिक एस्पिरेशन, कुछ लोगों की जो क्या कहते हैं लैंग्वेज है, तो फिर उनकी आइडेंटिटी होती है, तो फिर वो कहते हैं कि हमारा क्या क्या जो हमारी ये आइडेंटिटी को ख़त्म नहीं किया ख़त्म होने का उनका डर रहता है, कल्चरल आइडेंटिटी को ख़त्म होने का डर रहता है उनमें। इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर वाली वो चीज़ों को वो कहते हैं सन्स ऑफ सॉइल्स, यानी कि वो इनसाइडर कहते हैं कि हम इसी ये जो लैंड है वो हम इसी मिट्टी से हम बिलोंग करते हैं, और ये जो आप इंडियन गवर्नमेंट है ये हमारी दुश्मन है, वो ऐसी चीज़ कहते हैं। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, वोट बैंकिंग, पॉलिटिक्स, ये सब होता है। ये पॉजिटिव, ये इसके इफेक्ट्स हैं रीजनलिज्म की, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। स्ट्रेंथन, ये जो रीजनलिज्म है ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, क्यों, क्योंकि ये मोनोपोली को, जो रीजनलिज्म है वो किसी एक नेशनल पार्टी की मोनोपोली को प्रिवेंट करता है और बेटर रिप्रेजेंटेशन करता है लोकल इंटरेस्ट एंड लोकल एरियाज के को। और ये जो रीजनलिज्म, ये फेडरेशन यानी कि डिवीजन ऑफ पावर को एनकरेज करता है, ये प्रिजर्व करता है लोकल आर्ट एंड कल्चर को, एंड ये क्या कहते हैं बेटर रीजनल प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को की बात करता है, ठीक है। ये प्रमोट करता है किस को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विया नीति आयोग, एंड इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है काफ़ी बार रीजनलिज्म, यानी कि अपने एरिया को प्रमोट करने की, उसकी आइडेंटिटी को प्रमोट करने की वजह से कई बार लोग वायलेंट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर के इशू, यानी कि वो वायलेंट होंगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर हमारा
बेकार होगा। थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पर बात आ जाती है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, और जो डिप्लोमेटिक टेंशन या डिप्लोमेटिक टेंशन भी होती है लोगों में, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है इसके। एंड जो एक्सट्रीमिस्ट यानी कि लोग एकदम वायलेंट हो जाते हैं, ये चीज़ है। और जो यूनिटी है डाइवर्सिटी में, वो वीक पड़ जाती है। अब हमें रीजनलिज्म को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, हमें प्रमोट करनी चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि हमें सेंट्रल स्टेट की कोऑर्डिनेशन को, उनकी एकता को मेंटेन करना चाहिए, उसे स्ट्रेंथन करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए रीजनल डेवलपमेंट को, यानी कि हमें बैकवर्ड रीजन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और वहाँ पर डेवलपमेंट लेकर आना चाहिए और इम्प्रूव करनी चाहिए वहाँ की एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन को। और हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि हमें प्रमोट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को, हमें प्रमोट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए नेशनल इंटीग्रेशन को और इंक्लूसिव गवर्नेंस। तो फिर ये इंक्लूसिव गवर्नेंस, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, तो ये सब होता है। प्रिजर्व यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो फिर ये क्या प्रिजर्व करती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट रीजनल एंड कल्चर, ये सब की बात करता है। प्रिजर्व यूनिटी, मतलब हमें यूनिटी को प्रिजर्व करना है डाइवर्सिटी के साथ साथ, ये इस चीज़ की बात करता है। ये रिस्पेक्ट, ये कहता है कि हमें चाहे कल्चर छोटा हो या बड़ा, हमें हर चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके कल्चर की, उनकी लैंग्वेज की। हमें अवॉइड करना चाहिए लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को, हमें वो करना चाहिए, अबॉलिश करना चाहिए। कास्टिज्म वैसे आता नहीं है, ये हमारे पॉलिटिकल साइंस में था, तो फिर इसे अभी छोड़ो। अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे टेररिज्म। तो टेररिज्म हम पढ़ते हैं, तो टेररिज्म क्या होता है, तो टेररिज्म होता है जब मतलब एक फीलिंग ऑफ फियर अमंग पीपल, और ये डिस्टर्ब करता है हमारी नॉर्मल लाइफ को, ये वीक करता है ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज एंड क्रिएट इंस्टेबिलिटीज। तो फिर कम्युनिटीज और स्टेट में ये स्टेट और सोसाइटी में ये इंस्टेबिलिटी को लेके आता है टेररिज्म। यानी कि अ ग्रुप ऑफ पीपल केम इन आवर कंट्री एंड दे विल, वो मतलब हमें क्या कहते हैं, मारने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद की अपनी आइडेंटिटी हमारे इंडिया पे कैप्चर करना चाहेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं और आए दिन टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो फिर आपको पता ही होगा। तो फिर ये चैलेंज करता है किसको, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को, इंटरनल स्टेबिलिटी को चैलेंज करता है, सेक्युलर फैब्रिक को चैलेंज करता है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को चैलेंज करता है। इट इज़ बोथ अ सिक्योरिटी इशू, ये दोनों चीज़ें, सिक्योरिटी इशू एंड अ सोशल प्रॉब्लम भी है। एंड इट क्रिएट्स, और ये फिर डिवाइड कर देती है कम्युनिटीज़ को, और डिस्प्यूट डेवलपमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वायलेंट नेचर आ जाता है। तो टेररिज्म होता क्या है, उसका मतलब हम समझेंगे, तो टेररिज्म का मतलब होता है कि यूज़ ऑफ वायलेंस, यानी कि हम a group of people came and they use violence, fear and intimidation by individuals or groups to achieve, मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे और वो हमारे कहते हैं इंडिया पे वायलेंस करेंगे, उन्हें, हमारे इंडियन लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, उन पर अटैक करेंगे, जिससे कि इनका जो पॉलिटिकल, रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके उनका। ठीक है, इट एम्स टू क्रिएट फियर अमंग सिटीजन। तो फिर ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमें सिटीजन्स के बीच मन में फियर, यानी कि डर लेके आना है। ये डिस्टेबलाइज करते हैं गवर्नमेंट को एंड चैलेंज करते हैं स्टेट अथॉरिटी को। टेररिज्म इन्वॉल्व्स वायलेंट एक्ट सच एज बॉम्बिंग, एसोसिएटिंग। तो टेररिज्म में क्या क्या आता है, वायलेंट एक्ट, जैसे कि बॉम्बिंग, मतलब बॉम्ब लगाना या फिर अटैक करना सिविलियंस पे। तो फिर ये इनका एम रहता है, इनका एम रहता है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डर फैलाना है, और जो गवर्नमेंट है उन्हें फोर्स करना है, सोसाइटी को फोर्स करना है कि वो उनकी डिमांड को एक्सेप्ट करें। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कॉलोनियल पीरियड कॉन्टेक्स्ट। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल सम रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स वाज यूज्ड वायलेंस। तो फिर ब्रिटिश रूल में के समय में कुछ जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स थे, तो फिर वो वायलेंस को यूज करते थे कॉलोनियल स्टेट में। हालांकि दिस वाज रिवॉल्यूशनरी, हालांकि ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, तो फिर वो सिर्फ एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, ना कि एक टेररिस्ट। मतलब वो इनका एम था कि वो इंडिपेंडेंस को गेन कर पाए, रेदर देन कि लोगों को डराना और अपनी डिमांड को मनवाना। तो जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, तो फिर उनके उनके क्या एम था कि हम इंडिपेंडेंस को गेन करें, एंड उनका एम ये नहीं था कि हम लोगों में टेरर या फिर हम गवर्नमेंट को हटा सके। तो फिर उनका एम ये नहीं था। ठीक है,
इसमें यही बात की गई है, जैसे भगत सिंह थे। और पोस्ट इंडिपेंडेंस टेररिज्म, जो कि आज तक मतलब कि हमारे आफ्टर 1947 टेररिज्म बिकेम अ सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी इशू। तो फिर टेररिज्म एकदम सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी इशू बन चुका है आफ्टर 1947, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस। टेररिज्म इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम रिवॉल्यूशनरी। जो टेररिज्म पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस है वो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के पीरियड से वो काफ़ी अलग है, क्योंकि ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एज मॉडर्न टेररिज्म ऑफन टारगेट सिविलियंस। जो मॉडर्न टेररिज्म वो टारगेट करते हैं सिविलियंस को, एंड ये चैलेंज करते हैं सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन स्टेट। मेजर फेजेस टेररिज्म के क्या क्या है हमारे इंडिया में, तो फिर सबसे पहला है पंजाब इंसर्जेंसी 1980s में। क्योंकि जो पंजाबीज थे तो फिर वो डिमांड करते थे खालिस्तान, दैट इज अ सेपरेट कंट्री फॉर द पंजाबी पीपल्स। ओके, सो फिर 1980s में जो पंजाब के पीपल थे वो इंसर्जेंसी यानी कि लोगों पर अटैक करते हैं, लोगों को डरावने धमकाने लग जाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, जिससे कि वो प्रेशराइज कर सके गवर्नमेंट को, अपनी डिमांड को मनवा सके और एक सेपरेट कंट्री बन सके। तो फिर राइज, जिसकी वजह से मिलिटेंट ग्रुप्स का राइज हुआ, एंड असैसिनेशन हो जाता है इंदिरा गांधी का इसी पंजाब इंसर्जेंसी में। 1984 में उनकी डेथ हो जाती है। तो फिर किस 1984 में क्या लॉन्च किया जाता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया जाता है। फिर जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म, ये तो आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, जैसे क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी सिंस लेट 1980s ये होता है। रेडिकलाइजेशन, इसमें अभी करंट का भी डाल देना, जो ऑपरेशन सिंदूर एंड जो पहलगाम अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक, ये सब हुआ था। तो फिर जम्मू एंड कश्मीर में ये डाल देना। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, वो अपनी एथिक एंड सेपरेट मूवमेंट चलाते हैं, जो कि आज भी मणिपुर में हमारे चल रहा है, एंड डिमांड फॉर ऑटोनॉमी और सेपरेट स्टेट, तो ये सब होता है। ग्रुप्स जैसे कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट एंड काउंसिल ऑफ नागालैंड, तो ये सब होता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, जो नक्सलबारी होते हैं, जो मतलब क्या कहते हैं ट्राइबल एरियाज में लोगों को भड़काते हैं और माओइस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, ये सब होता है। अभी हम किसमें हैं, मेजर फेजेस ऑफ टेररिज्म में ना। और अर्बन टेरर अटैक, यानी कि 2001 में भी पार्लियामेंट पे अटैक होता है, और 2008 में होता है मुंबई अटैक, और इसके बाद क्या होता है 2019 में होता है पहलगाम, नहीं पुलवामा अटैक। फिर 2025 में होता है ना, 2025 में होता है पहलगाम अटैक। तो ये अर्बन टेरर अटैक में डाल के आ जाना, ठीक है। फैक्टर्स एंड कॉजेज ऑफ टेररिज्म। So the factors and causes of terrorism: when certain groups feel excluded from political power, they may adopt violent means to express their grievance. तो फिर जब क्या कहते हैं कुछ ग्रुप्स अपने मतलब कि पॉलिटिकली वो अपनी पावर को वो देखते कि हमारी चीज़ों को नेगलेक्ट किया जा रहा है, तो फिर उनके में एक वायलेंट वाली फीलिंग आती है कि वो अपने चीज़ों को, इस चीज़ का उन्हें बदला लेना है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यानी कि गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट इन सम रीजन्स create dissatisfaction and can push individuals towards extremist activities। यानी कि लोग गरीब हैं, उनके उनके पास कोई काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, और लैक ऑफ डेवलपमेंट उनके एरिया में नहीं हुआ है, मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ है उनके एरिया में, तो जिसकी वजह से एक फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन आती है, और वो उन्हें कुछ इंडिविजुअल्स इस चीज़ को कहते हैं कि अब हमें एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जिससे कि सरकार हमारे डरे और हमारा डेवलपमेंट हो, यानी कि हाँ डेवलपमेंट हो, या फिर हमें इस चीज़ से अलग क्या कहते हैं कंट्री मिल जाए और हम अपने खुद का डेवलपमेंट कर लें, ठीक है। एथनिक एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, difference in religion, language, and ethnicity sometimes led to radicalization and violent movement। तो फिर तो फिर बहुत ज़्यादा रिलीजियस एंड लैंग्वेज एंड एथनिक वाली चीज़ें, जिससे कि लोगों में एकदम वायलेंट वाली फीलिंग आ जाती है। मतलब अगर लोग अलग अलग रहेंगे तो फिर कोई कहेगा मैं सही हूँ और कोई कहेगा नहीं मैं सही हूँ, तो इसकी वजह से मेरा और तेरा की वजह से, तो इसकी वजह से लोग वायलेंट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब ये जो सामने वाला है वो मेरी चीज़ नहीं मान रहा है, तो फिर मैं इसे मार के रहूँगा, तो इसकी वजह से ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ती है। फिर
चौथा चौथा रीज़न है एक्सटर्नल सपोर्ट, यानी कि कुछ जो टेररिस्ट अटैक है उन्हें कहाँ से सपोर्ट मिलता है, अदर कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है कि आप टेररिज्म एक्टिविटीज़ करो, हम आपको इकोनॉमिकली स्टेबल बनाएंगे, हम आपको पैसा वैसा देंगे, डेवलप करेंगे और हम आपके राइट्स को लेके आएंगे। तो फिर वो जो अदर कंट्रीज है वो इस चीज़ को बढ़ाती है, उन्हें इन्फ्लुएंस करती है। फिर वीक गवर्नेंस, यानी कि पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन या फिर लैक ऑफ लॉ एनफोर्समेंट अलाउ टेररिस्ट। तो फिर अगर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा लूज हो, वो कोई एक्शन ना ले टेररिस्ट एक्टिविटी के खिलाफ, तो फिर ये टेररिज्म बढ़ता जाएगा। और रेडिकल आइडियोलॉजीज, यानी कि एक्सटर्नल आइडियोलॉजिकल बिलीव्स कैन मोटिवेट इंडिविजुअल्स। तो फिर जो क्या कहते हैं अगर तालिबानीज कहीं पे कोई अच्छा खासा उनका राज हो गया है अफगान पे, तो फिर वो अदर कंट्रीज के टेरर अटैक को भी वो इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी कि रेडिकल आइडियोलॉजी है उनमें आएगी। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, तो फिर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है तो फिर ये सब भी है। इंटरनेट इंटरनेट एंड सोशल मीडिया अलाउ टेररिस्ट, तो फिर ये जो इंटरनेट और सोशल मीडिया ये अलाउ करता है टेररिस्ट ग्रुप को टू स्प्रेड प्रोपोगंडा एंड रिक्रूट मेंबर्स इक्वली ईजिली। मेजर्स टू कंट्रोल टेररिज्म, तो फिर मेजर्स क्या क्या है इस टेररिज्म को कंट्रोल करने के? स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, इफेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प प्रिवेंट टेररिस्ट। तो फिर कैसे हमें टेररिज्म को कंट्रोल करना चाहिए? तो फिर हमें सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए एंड इंटेलिजेंस सिस्टम को हमें और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसीज रहेंगी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी रहेंगी तो फिर ये टेरर अटैक को प्रिवेंट करेंगी, इन्हें ट्रेस कर पाएंगी। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर लॉज जैसे कि यूएपीए एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजेंसी लाइक, तो फिर ये इन सबको कंट्रोल करेंगे। डेवलपमेंट इन बैकवर्ड रीजन्स, तो ये सब है। अभी इम्पैक्ट क्या है टेररिज्म का, ये सब तो काफ़ी सारे जो लोग इनोसेंट पीपल हैं वो इसके विक्टिम बन जाते हैं टेररिस्ट अटैक के। जो टेररिज्म है वो अफेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को, और ये कंटिन्यू रखता है वायलेंस एंड क्रिएट करता है लोगों में डर और सस्पिशन अमंग कम्युनिटीज़, यानी कि लोगों में बहुत ज़्यादा डर आता है। जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो चैलेंज करती है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ को। कम्युनल टेररिज्म को ये सब वो करती है। अब कम्युनलिज्म पढ़ते हैं हम। मैंने कम्युनलिज्म के नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने चैट जीपीटी किया, स्क्रीनशॉट लिया और मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो फिर इसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि टाइम उतना बचा नहीं था, एकदम से एग्ज़ाम आ गए हमारे, 15 दिन पहले तो डेट शीट आई है। तो फिर ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी सिलेबस कवर अप कर लिया था, बट ये थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ें रह गई थी। तो फिर मैंने कहा कि वीडियो में मेरे को पूरा समझाना है तो फिर मैं इसे कंप्लीट करूँगी ही। तो कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि एक एक्सेसिव अटैचमेंट अपने खुद की रिलीजियस कम्युनिटी के लिए और ऐसा बिलीव करना कि लोगों में, यार अगर मैं दूसरा पेन चेंज कर लेती हूँ। हाँ, तो कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि ऐसे एक्सेसिव अटैचमेंट अपने खुद की रिलीजन के लिए, अपनी खुद की रिलीजियस कम्युनिटी के लिए, और जो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी है वो उनके दुश्मन है, और जो भी मतलब उसकी उनकी कम्युनिटी उनकी रिलीजियस कम्युनिटी से अलग है तो फिर वो उनको एनिमी मानती हैं। तो ये होता है कम्युनलिज्म। इन इंडिया कम्युनलिज्म मेनली अफेक्ट मेनली रेफर्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर कम्युनलिज्म इंडिया में अगर हम बात करें तो फिर इंडिया कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि लोगों में लड़ाई होती है किस वजह से? रिलीजियस ग्रुप्स में लड़ाई होती है, हिंदूज, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन में लड़ाई होती है। इस इंडिया में ऐसे इसका मतलब है। ये एक मेजर पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम है ब्रिटिश टाइम से। एंड मेन पॉइंट्स ऑफ कम्युनलिज्म, अब हम इसे पढ़ेंगे तो फिर कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? ये एक आइडियोलॉजी है जो कि रिलीजियस आइडेंटिटी पे बेस है। ये क्रिएट करती है लोगों में क्या कहते हैं नफरत लेके आती है और डिस्ट्रस्ट लेके आती है कम्युनिटीज के बीच में। ये प्लेस करती है रिलीजन, ये कहते हैं कि रिलीजन से ऊपर कुछ नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट को भी नहीं मानती है रिलीजन से ऊपर, मतलब रिलीजन सबसे पहले है रादर देन नेशनल इंटरेस्ट। इट लेड टू राइट्स, तो लोगों में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा वायलेंस आ जाता है, सोशल डिवीजन आ जाता है। फीचर्स ऑफ कम्युनलिज्म, क्या क्या है फीचर्स हमारे कम्युनलिज्म के? तो रिलीजियस सुपरियरिटी, वन कम्युनिटी कंसीडर इटसेल्फ सुपीरियर, तो फिर ये जो कहते हैं कि एक कम्युनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है दूसरी कम्युनिटी से, मतलब
कहते हैं कि मेरा रिलीजन सबसे ज़्यादा अच्छा है, मेरा रिलीजन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ऐसे लोग कहते हैं। ग्रुप लॉयल्टी, जो पीपल ग्रुप में रहते हैं वो कहते हैं कि हम जो ये ग्रुप है ये एकदम ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करते हैं, जैसे कि बजरंग दल, या फिर मैं किसी को वो नहीं कह रही हूँ, जैसे बजरंग दल का ग्रुप है, आरएसएस का ग्रुप है, और मुस्लिम लीग जो हमारे ब्रिटिश टाइम में था, तो फिर वो उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए, मैं यहाँ पे किसी को प्रोमोट या प्रोवोक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। क्या पता मेरे ऊपर ही तुम लोग टेररिस्ट अटैक करा दो भाई, पॉलिटिकल यूज ऑफ रिलीजन। तो फिर ये कहते पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो किसका नाम यूज करती है, मतलब कि रिलीजन का नाम यूज करती है वोट्स एंड पावर लाने के लिए, अपने खुद में सत्ता में आने के लिए। सोशल डिवीजन, सोसाइटी में डिवाइड हो जाती है रिलीजियस बेसिस पे। और ये जो कॉजेज है, मतलब क्या कारण है कम्युनलिज्म के, तो फिर ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिश पॉलिसी जो मैंने अभी आपको पढ़ा है इस वन शॉट रिविजन में, जो ब्रिटिशर्स थे वो 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या लेके आता है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेके आते हैं, यानी कि आर्मी में भर्ती होगी तो फिर वो आपके रिलीजन, कास्ट एंड रीजन को देख के, तो फिर इसकी वजह से लोग अपनी रिलीजन, हिंदू एंड मुस्लिम को वो देखने लगते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 से ये कंटिन्यू होते आ रहे थे, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस, फिर लोगों में गरीबी, अ, लोग गरीब रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे एंड इलिटरेसी, तो फिर ये कम्युनल टेंशन को भी बढ़ाता है। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, तो एक्सट्रीम रिलीजियस बिलीव्स क्रिएटेड इंटॉलरेंस, तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस बिलीव्स वो क्या लेके आती है, इंटॉलरेंस लेके आती है। हिस्टोरिकल मिसअंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री इंक्रीज हैट्रेड, तो फिर बहुत ज़्यादा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री का, तो फिर ये लोगों में क्या कहते हैं, लोगों में नफरत की फीलिंग लेके आती है। ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, तो फिर कैसे ग्रो होता है, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जब मुस्लिम लीग क्या कहते हैं 1906 में बनती है, तो फिर ये एक क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट मुस्लिम इंटरेस्ट, तो फिर ये मुस्लिम इंटरेस्ट को, लोगों को के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने से बनती है। फिर हिंदू महासभा, तो फिर ये प्रमोट करती है हिंदू पॉलिटिकल आइडेंटिटी को, लेकिन ऐसे करते करते जब मतलब ग्रुप्स बनते हैं, तो फिर लोगों में कम्युनलिज्म, यानी कि वो लोग कहते हैं कि मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ, मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ, तो फिर मैं आपके ये सामने वाला ग्रुप इसका एनिमी है, ये सामने वाला ग्रुप इसका एनिमी है, तो ये ऐसी बात करते हैं। फिर ऐसी कम्युनल अवार्ड हुआ, इंक्रीज डिवीजन अमंग कम्युनिटीज, तो फिर ये बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज में डिवीजन लेके आती है। पार्टीशन ऑफ इंडिया जब होता है तो फिर कम्युनलिज्म अपनी पीक पे होता है, क्यों, क्योंकि हिंदू एंड मुस्लिम में बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं, जो कि हम हिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हैं पहले भी। एंड मैसिव राइट्स एंड माइग्रेशन, और मतलब जब बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होता है, माइग्रेशन होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा लोग एक आपस में लड़ते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है। अभी इफेक्ट्स क्या है कम्युनलिज्म की, सोशल डिसहार्मनी, मतलब कि सोसाइटी हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो यूनिटी एंड ब्रदरहुड होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। राइट्स एंड वायलेंस कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, थ्रेट टू नेशनल यूनिटी, हमारी नेशनल यूनिटी पे थ्रेट आता है, क्या कहते हैं, उस पर इफेक्ट पड़ता है। हमारी इकोनॉमी ख़त्म होने लगती है, बिजनेस एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इन राइट्स की वजह से मतलब इन पे इफेक्ट पड़ता है। साइकोलॉजिक फियर, यानी कि लोगों में एकदम इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है। अभी इन कम्युनलिज्म को हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए सेकुलरिज्म, यानी कि जो सारे रिलीजन है वो इक्वल होते हैं, एंड हमें लोगों में एजुकेशन एंड अवेयरनेस लेके आनी चाहिए, यानी कि हमें नेशनल यूनिटी के लिए ये सब करना चाहिए। एंड स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्शन, यानी कि अगर कोई भी कम्युनल वायलेंस, यानी कि कम्युनिटी के नाम पे वायलेंस करता है, तो फिर उसे या फिर कोई हेट स्पीच देता है, तो फिर उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी, तो फिर ऐसे चीज़ें होनी चाहिए। और टीच मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर मीडिया की भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें अवॉइड करना चाहिए स्प्रेडिंग रूमर्स, उन्हें क्या कहते हैं, अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन एनकरेज हारमोनी अमंग कम्युनिटीज, तो फिर ये जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो हारमोनी लेके आए लोगों के बीच में। कम्युनलिज्म इज अ सीरियस थ्रेट टू इंडियाज यूनिटी पीस, तो फिर कम्युनलिज्म जो है वो इंडिया की यूनिटी पीस और डेमोक्रेसी का एकदम सीरियस थ्रेट है। और इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री है वेयर ऑल रिलीजियस आर इक्वल, टू मेंटेन नेशनल इंटीग्रेशन पीपल मस्ट promote tolerance, brotherhood and harmony instead of religious hatred.
तो अगर आपको यहाँ पर होता है हमारा पूरा सिलेबस खत्म आफ्टर 54 मिनट्स, माय गॉड। और उससे पहले मैंने पढ़ाया था आधा घंटा, मतलब 1.5 घंटे का लेक्चर देख लिया तो भाई टॉप कर लोगे एग्जाम में। मैंने सारी मेन मेन चीज़ें पढ़ा दी हैं। तो अगर पूरा वन शॉट रिविजन अच्छा लगा हो, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना मेरे प्यारे से लीगल ज्ञान डॉली को। ठीक है, एंड प्यारे प्यारे कमेंट कर देना यार। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो, मतलब इस चीज़ को देख के मैं बड़ी दुखी हूँ। मेरे को रिस्पॉन्स तो कर दिया करो कि यस मैम, हमें ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपकी सीरीज़ अच्छी लग रही है, आपका कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगर कोई कमी है तो वो भी बता दिया करो। ठीक है, अभी एक बच्चे का कमेंट आया था, तो फिर वो कह रहे हैं मैम आप अच्छा पढ़ाते हो एंड अच्छा नहीं, मतलब क्या कमेंट था उनका मैं भूल गई, लेकिन उन्होंने एक मेरे को सजेशन दिया, तो फिर वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि मेरे को इस टीचिंग स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। तभी मैंने आज पहली बार मैंने 1 घंटे का लेक्चर बनाया है। तो अगर वीडियो मतलब पूरे लेक्चर अच्छा लगा हो, ये वन शॉट रिविजन पूरा अच्छा लगा हो, तो फिर प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड आपके कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम लिख कर आना एंड आई विल मेक, अभी कितने बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं ना, तो फिर हो सके तो फिर मैं एक आंसर राइटिंग की भी वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहना एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सारे नोट्स को कलेक्ट करना, फिर उसे रिप्रेजेंट करना आप लोगों के सामने। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।